हेलो एवरीवन। तो हम टिश्यू चैप्टर कर रहे थे, जिसका हमने काफ़ी सारा पोर्शन कर भी लिया है। हमने समझ लिया कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, इनके जो टाइप्स थे, किस किस टाइप के प्लांट टिश्यू प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो हमारा आज का गोल है एनिमल टिश्यू। हम एनिमल टिश्यू को कवर करेंगे और ये वीडियो इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगा, जो थर्ड वीडियो है। इसके बाद हमारा पूरा टिश्यू चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। अच्छा, तो एक बार रिवाइज करते हैं कि टिश्यू का मतलब क्या होता था। तो टिश्यू का मतलब सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसमें सभी सेल्स लगभग सिमिलर होते हैं। मैं सेम नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ सिमिलर। सेम मतलब एक जैसे होते हैं, सिमिलर मतलब सभी सेल्स एक जैसे होते हैं, सेम नहीं होते। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, जस्ट एक बात है, ध्यान से सुनना। ब्लड एक टाइप का एनिमल टिश्यू है। ब्लड में अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ओके, तो अब यहाँ पर तो ब्लड टिश्यू में अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि टिश्यू में सेम सेल्स होते हैं, लेकिन हम सिमिलर सेल्स बोल सकते हैं, क्योंकि RBC, WBC, प्लेटलेट्स लमसम सिमिलर हैं, लगभग एक जैसे हैं। चीज़ समझ रहे हैं आप? हाँ, तो टिश्यू का मतलब होता है सेल्स का ऐसा ग्रुप जो सिमिलर हों और जो साथ में मिलकर सेम फंक्शन करते हों, ठीक है। तो ब्लड एक टिश्यू है जिसमें अलग अलग सेल्स हैं, बट ये सिमिलर हैं, और ये सारे सेल्स मिलकर एक फंक्शन करते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। इस चीज़ को हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट अभी एट दिस मोमेंट आपको टिश्यू की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं, टिश्यू समझ में आना चाहिए आपको कि क्या होता है, राइट। अच्छा, अब हमें क्या पढ़ना है, एनिमल्स की बॉडी में कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो एनिमल बॉडी में सिर्फ 4 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, जिसके फंक्शंस भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अभी एक एक करके हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टिश्यू एनिमल की बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन। एपिथेलियल टिश्यू एनिमल की बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग है जिसे हम स्किन कहते हैं। स्किन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सिर्फ एनिमल की बॉडी के बाहर ही नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स में भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। मान लो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। मान लो ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक के बाहर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। इस एपिथेलियल टिश्यू का काम है स्टमक, जो कि एक ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, किसी भी ऑर्गन के बाहर एक लेयर बनाता है और जो अंडरलाइंग टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के सभी सिस्टम्स को सेपरेटेड रखता है, ताकि एक ऑर्गन सिस्टम दूसरे ऑर्गन सिस्टम के साथ इंटरफेयर ना करे, है ना। इस चीज़ को मेक श्योर करता है एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स अ बैरियर एंड कीप्स द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी सेपरेटेड। चीज़ क्लियर है? अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। सेल्स एकदम कॉन्टिन्यूअस होते हैं। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कैन यू टेल मी व्हाई? क्यों नहीं होता एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के बीच में स्पेस? मैं आपको बताती हूँ। एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम क्या था? प्रोटेक्शन का, है ना, हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को सेपरेट रखने का। अब सोचो,
अगर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में ही स्पेस होगा तो वो बॉडी के अलग अलग सिस्टम को सेपरेट कैसे रख पाएगा? मान लो ये एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, ये कोई भी ऑर्गन है ना, और यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के बीच में, एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के बीच में स्पेस है थोड़ा थोड़ा, ये सर्कल्स मान लो स्पेस है। अब कोई भी सामान हमारी बॉडी में अंदर, मतलब इंटरनल ऑर्गन की बात करूं या फिर एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करूं, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू बाहर भी मौजूद है, अंदर भी मौजूद है, ठीक है। तो मान लो स्किन है ना, स्किन एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है। हमारी स्किन के ऊपर अगर छोटे छोटे पोर्स होते, सेल्स के बीच में स्पेस होता, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आराम से उस स्पेस के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाता। समझ रहे हैं? तो एपिथेलियल का फ़ायदा ही क्या हुआ? एपिथेलियल का काम ही यही था, प्रोटेक्शन करना। अब जब उसके बीच में स्पेस होगा, अगर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आराम से बॉडी में एंटर कर जाएगा। इस वजह से एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स एकदम कॉन्टिन्यूअस होते हैं और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। सभी एपिथेलियल टिश्यूज़ की एक खास बात होती है कि इन सब के पास एक चीज़ होती है जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, सभी एपिथेलियल टिश्यूज़ के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कुछ इस तरह दिखती है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को एक बेस प्रोवाइड करती है, ताकि इस बेस के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स आराम से रह पाएँ, स्टे कर पाएँ। और साथ में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को नीचे वाले, या फिर कह सकते हैं अंडरलाइंग टिश्यूज से सेपरेट करती है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या है? एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को बेस प्रोवाइड करना, साथ ही में एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को अंडरलाइंग टिश्यूज से सेपरेट करके रखना। तो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हमारी बॉडी को कवर करके रखते हैं, कई सारे ऑर्गन्स को कवर करके रखते हैं, ताकि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारे ऑर्गन्स में एंटर ना कर पाए, ओके। ताकि एक सिस्टम हमारी बॉडी का दूसरे सिस्टम के साथ इंटरफेयर ना कर पाए। तो ये सब काम है एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमने 4 टाइप के टिश्यूज़ पढ़ने हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में भी कुछ डिविजन्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमने 4 टाइप के टिश्यूज़ पढ़ने हैं। सबसे पहले का नाम है स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम, ओके। सेकंड हमें पढ़ना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर नेक्स्ट कॉलमनर एपिथेलियम, देन सिलिएटेड एपिथेलियम, और आखिरी में हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ओके। मैंने शायद 4 बोल दिया था, हमने 5 पढ़ने हैं एपिथेलियल टिश्यू के डिविजन्स में। तो एपिथेलियल टिश्यू 5 टाइप्स के होते हैं: स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर मैं स्क्वामस एपिथेलियम के सेल्स की बात करूं, तो स्क्वामस एपिथेलियम के सेल्स थिन होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं और इर्रेगुलर शेप के होते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं? पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं और इनका शेप इर्रेगुलर होता है। साथ में एनसीईआरटी बुक भी खोल के रखो, ताकि अगर कोई डायग्राम आए तो मैं आपको बता सकूं या फिर आप खुद भी देख सको कि कैसे दिखते हैं। तो एनसीईआरटी खोलोगे, आपको पेज 75 पे दिख जाएगा। सबसे ऊपर फिगर बनी हुई है स्क्वामस एपिथेलियम की। वहाँ पर आप देखोगे कि सेल्स इर्रेगुलर हैं,
पतले पतले से हैं और एकदम फ्लैट हैं। तो यही खासियत होती है स्क्वामस एपिथेलियम की। अब स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्क्वामस एपिथेलियम हमारे माउथ की लाइनिंग में, हमारे जो माउथ की अंदर वाली लाइनिंग है वहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियम होता है। जितनी भी डेलिकेट जगह है ना, वहाँ सभी जगह स्क्वामस एपिथेलियम होता है। सो हमारे माउथ की लाइनिंग, हमारी इसोफेगस, हमारी एल्वली जो कि लंग्स में प्रेजेंट होती है, हमारे ब्लड वेसल्स में, इन सभी जगह स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। स्क्वामस एपिथेलियम का काम है अंडरलाइंग टिश्यूज को या अंडरलाइंग बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। जिस भी ऑर्गन के ऊपर ये प्रेजेंट है स्क्वामस एपिथेलियम, ये मेक श्योर करना कि उस ऑर्गन में कोई जर्म एंटर ना करे, कोई फॉरेन बॉडी एंटर ना करे और कोई केमिकल एंटर ना करे। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई। कई बार ऐसा होता है कि स्क्वामस एपिथेलियम कई सारी लेयर्स में अरेंज होता है। स्क्वामस एपिथेलियम की एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, बहुत सारी लेयर्स स्क्वामस एपिथेलियम की जब साथ में आ जाती हैं तब हम इनको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जो हमारी स्किन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम की इतनी सारी लेयर्स इसलिए होती हैं ताकि अगर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम डैमेज भी हो गया किसी भी इंजरी के कारण, तो इसके नीचे जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो प्रोटेक्ट रहें, है ना। एक लेयर जाएगी, 2 लेयर जाएगी, सारी लेयर्स थोड़ी ना चली जाएंगी स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की। दैट्स व्हाई इट इज़ अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स। और हमारी स्किन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का एक टाइप है। आई होप आपको ये स्क्वामस एपिथेलियम समझ आ गया हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे। इसके नाम पर बिल्कुल मत जाना, इसका नाम भले ही क्यूबॉइडल एपिथेलियम है लेकिन इसके सेल्स का शेप क्यूबिकल होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल टिश्यू के सेल्स का शेप होता है क्यूबिकल, लेकिन जो इनका फ्री सेक्शन होता है ना, फ्री सेक्शन देखो मैं आपको समझाती हूँ। मान लो ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, इसके ऊपर क्यूब 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 कई सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये एक तरफ से तो नीचे कहीं से जुड़ा होगा, अंडरलाइंग टिश्यूज होंगे इसके नीचे, और एक तरफ से ये फ्री होगा। तो ये जो फ्री वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ से क्यूबॉइडल एपिथेलियम हेक्सागन लगता है बिल्कुल। देखो नाम क्यूबॉइड है, सेल्स का शेप क्यूब है, ऊपर से देखने में हेक्सागन लगता है। इसको पता ही नहीं क्या करना है इसको लाइफ में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बंदा। चलिए कोई नहीं। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये हमारी किडनीज में पाया जाता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, हमारे गोनाड्स जैसे कि ओवरीज और टेस्टीज, इनमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या है? हमारे अंडरलाइंग टिश्यूज़ को या हमारे ऑर्गन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, ओके, इतना ही था क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। अब बढ़ते हैं कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में, थोड़ा जानते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स कॉलम कॉलम जैसे होते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, तो इनकी जो विड्थ होती है ये कम होती है, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है, इनका स्ट्रक्चर कुछ पिलर जैसा होता है। कॉलमनर एपिथेलियम का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। हाँ, 2 ही फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पर भी मटेरियल्स अब्जॉर्ब होने का काम होता है या कुछ सिक्रीट होता है, वहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे अब्जॉर्प्शन का काम होता है ना। हमारे गॉल ब्लैडर, ओविडक्ट्स, इन सब में भी कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर में ये सिक्रीशन का काम करता है, ओविडक्ट्स में भी सिक्रीशन का काम करता है।
सो इट्स मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ओके, अच्छा, अब सीलिएटेड एपिथेलियम काफ़ी इजी है। अगर आपको कॉलमनर समझ आ गया है और क्यूबॉइडल समझ आ गया है, तो देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर पतले पतले फाइबर या फिर हेयर जैसे प्रोजेक्शंस निकल जाते हैं। मान लो ये हमारा कॉलमनर था, इसके ऊपर ऐसे पतले पतले हेयर जैसे प्रोजेक्शंस निकल जाएंगे। जब ऐसा हो जाता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर हेयर जैसे प्रोजेक्शंस आ जाते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। और ये जो आउटग्रोथ्स होती है ना फाइबर जैसी, इनको हम कहते हैं सीलिया। सीलिया, और ये सीलिया ना मूव करते रहते हैं, ये सीलिया मूव करते रहते हैं, और इन सीलिया की वजह से ही किसी भी सॉलिड पार्टिकल को सही डायरेक्शन मिलती है। मान लो ये सीलिया यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और कोई सॉलिड पार्टिकल आ गया तो वो इधर आ जाएगा। सीलिया मतलब एक तरह से हमारे सॉलिड पार्टिकल्स की डायरेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ लीजिए आप। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ये तो सबसे ईजी है। कई बार कॉलमनर एपिथेलियम ही आपस में कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं कि वो एक ग्लैंड का फॉर्मेशन कर देते हैं, और वो ग्लैंड कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करने का काम करता है, उसी को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह देते हैं। ठीक है, चीज़ समझ आई। तो एपिथेलियल टिश्यू में हमने 5 टाइप के टिश्यूज़ पढ़े: स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, तो हमने एपिथेलियल टिश्यू पूरा कवर कर लिया। अच्छा, अब कनेक्टिव टिश्यू की ओर बढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ का मेन काम होता है सपोर्ट, बाइंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन। मतलब हमारी पूरी बॉडी को कनेक्टिव टिश्यूज़ सपोर्ट करने का काम करते हैं। हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को बाइंड मतलब बांध के रखने का काम करते हैं। साथ ही साथ में कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। मतलब हमारी बॉडी में किसी एक चीज़ को किसी दूसरी जगह तक पहुंचाना, है ना, जैसे हमारे खाने को एक एक सेल तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाना, ये काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो अब मैं हेडिंग डाल रही हूँ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम बाइंडिंग, सपोर्ट और पैकिंग। बाइंडिंग मतलब कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को बाइंड करके रखना, जैसे एक बोन को दूसरे बोन से, बोन्स को मसल से, है ना, कनेक्ट करना, सारे टिश्यूज़ को साथ में रखना, हमारे कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास एक कवर बना देना, पैकिंग बना देना, ताकि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो। इन सब का काम कनेक्टिव टिश्यू करता है। कनेक्टिव टिश्यू में हमने 5 टाइप के टिश्यूज़ पढ़ने हैं। ठीक है, उसे पढ़ने से पहले कनेक्टिव टिश्यू की एक खास बात आपको याद रखनी है। कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेशल चीज़ होती है जिसका नाम मैट्रिक्स होता है। दिस मैट्रिक्स कुड आइदर बी सॉलिड और फ्लूइड। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, मैट्रिक्स एक ऐसा नॉन लिविंग सब्सटेंस है जिसमें के कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स एम्बेडेड होते हैं। मतलब मान लो ये वाला पोर्शन मैट्रिक्स है और ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स। ऐसे इसको समझो एक वाटरमेलन। वाटरमेलन का रेड वाला पोर्शन मैट्रिक्स और उसके जो बीज हैं, जो ब्लैक और वाइट सीड्स होते हैं, वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स। जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं हमें पढ़ने हैं, उन सभी के पास मैट्रिक्स होगा ही होगा। वो मैट्रिक्स फ्लूइड हो सकता है या फिर सॉलिड भी हो सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम सबसे पहले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंडर हमने पढ़ना है ब्लड को। ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसके पास जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है। ब्लड के मैट्रिक्स का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा नाम के मैट्रिक्स में ही हमारे ब्लड के सारे सेल्स एम्बेडेड होते हैं। ब्लड में 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं: आरबीसी विच इज रेड ब्लड सेल,
WBC is white blood cell and the third type is platelets. Okay, platelets. ये RBCs ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. वाइट ब्लड सेल्स WBC हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करते हैं. कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया हमारी बॉडी के अंदर, उससे फाइट करते हैं WBC. और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे कहीं पर बॉडी पार्ट पर कहीं कट लग गया तो ऐसा होता है ना कि कुछ देर बाद खून अपने आप रुक जाता है. वो खून रोकने का काम उसको हम कहते हैं क्लॉटिंग, और ये काम करते हैं प्लेटलेट्स. क्लियर? अच्छा, ब्लड के जो मैट्रिक्स होता है मतलब प्लाज्मा, ये नॉन लिविंग होता है. प्लेटलेट्स भी नॉन लिविंग होते हैं. सिर्फ RBC और WBC आर लिविंग. इस प्लाज्मा में प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, हॉर्मोन्स ये सब प्रेजेंट होते हैं. ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, मतलब हमारे पूरी बॉडी में एक एक सेल तक ऑक्सीजन और खाना ये सब सप्लाई करने का काम करता है ब्लड. और बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको उसके सही ठिकाने तक पहुंचाने का काम भी ब्लड ही करता है. जैसे हमारे सारे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स तक ले जाना, फिर वहाँ से लंग्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है. कई सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट को ब्लड ट्रांसपोर्ट करके उसके सही ठिकाने पर पहुंचाता है. इसका मेन काम ट्रांसपोर्टेशन का ही है. ठीक है, फिर मैंने इंडिविजुअली भी बता दिया. RBC ऑक्सीजन और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. WBC हमारे बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल से लड़ते हैं, और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं. ठीक है, तो ये था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर आता है ब्लड, और उसके बारे में हमने पढ़ लिया. स्केलेटल टिश्यू के अंदर दो चीज़ें आएंगी. पहला होगा बोन और दूसरा कार्टिलेज. इसका नाम स्केलेटल टिश्यू इसलिए है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी. बोन्स और कार्टिलेजेस मिलकर ही हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनका नाम है स्केलेटल टिश्यू. अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें बोन के बारे में, तो बोन बहुत हार्ड होती है ना. हमारी पूरी बॉडी को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है, हमारे कई सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है. जैसे कि हमारा हार्ट रिब केजेस में बंद है, विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ बोन. कितना डेलिकेट ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? वो बोन्स. जैसे हमारा ब्रेन हमारे स्कल में अंदर की तरफ मौजूद है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? स्कल, विच इज़ ऑल्सो अ बोन. सो बोन्स एनिमल्स में उनकी बॉडी को स्ट्रक्चर देती हैं, सपोर्ट करती हैं, और जितने भी डेलिकेट ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं. बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं. दे आर नॉट एट ऑल फ्लेक्सिबल. क्या आप अपने हाथ की बोन को ऐसे मतलब बेंड कर सकते हो? फ्लेक्सिबल होती हैं क्या बोन्स? नहीं, बोन्स बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती. दे आर हार्ड एंड रिजिड. और ये हार्ड और रिजिड एक चीज़ की वजह से होती है, विच इज़ कैल्शियम एंड फोस्फोरस. कैल्शियम और फोस्फोरस नाम का सब्सटेंस हमारी बोन के मैट्रिक्स को बनाता है. मैंने आपको बताया हर कनेक्टिव टिश्यू के पास एक मैट्रिक्स होगा. हमारे ब्लड के पास मैट्रिक्स होता है जिसका नाम प्लाज्मा होता है. बोन के पास भी एक मैट्रिक्स होता है विच इज़ सॉलिड. बोन हैज़ अ सॉलिड मैट्रिक्स and which is made up of calcium, phosphorus and magnesium salts. और इन्हीं एलिमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से हमारी बोन इतनी ज़्यादा हार्ड होती है. और इसका काम क्या है वो तो आपको मैंने बता ही दिया. ठीक है, बोन बहुत सॉलिड होती है, हार्ड होती है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ओके, और इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो कैल्शियम, फोस्फोरस, मैग्नीशियम सॉल्ट से बनी होती है. दैट्स व्हाई इट इज़ सॉलिड. अच्छा, स्केलेटल टिश्यू के अंदर दूसरा आता है कार्टिलेज. कार्टिलेज इज क्वाइट फ्लेक्सिबल. आप अपने हाथ की हड्डी को बेंड नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने ईयर को बेंड ज़रूर कर सकते हो. तो आपके ईयर में कार्टिलेज नाम का एक टिश्यू प्रेजेंट है. अब बोन सॉलिड क्यों है? इसके सेल्स पास पास होते हैं, कैल्शियम फोस्फोरस प्रेजेंट होता है इसमें, लेकिन कार्टिलेज
काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसके सेल्स के बीच में अच्छा खासा स्पेस होता है। इसके सेल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। कार्टिलेज की मैट्रिक्स प्रोटीन्स और थोड़े से कैल्शियम सॉल्ट से बनी होती है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट दैट हार्ड, इट इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज हमारे ईयर पिना में, मतलब जो ईयर का बाहर वाला पोर्शन है वहाँ पर, नोज़ की टिप पर, और आपके जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं उनके एंड्स पर, जो लंबी बोन्स होती हैं उनके एंड्स पर ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है वाइट कलर का, दैट इज कार्टिलेज। आपकी रिब्स के एंड पर, आपका जो विंड पाइप होता है ट्रैकिया, उसके रिंग्स में, इन सभी जगह पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज हमारे बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करता है, उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है, जहाँ पर ये जुड़ रहे हैं वहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। सो इट स्मूदन्स द सरफेस ऑन द जॉइंट, ताकि आराम से हमारी बोन्स जुड़ जाएं। समझ आई चीज़? अच्छा, स्केलेटल टिश्यू के अंदर दो ही चीज़ पढ़नी थी, बोन और कार्टिलेज, हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हमने टेंडन और लिगामेंट पढ़ना है। अगर मैं टेंडन की बात करूं तो ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स को बोन से जोड़ता है। मसल्स को बोन से जोड़ने का काम टेंडन नाम का कनेक्टिव टिश्यू करता है। टेंडन्स बहुत हार्ड होते हैं, दे आर इन इलास्टिक, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते, आप इनको बिल्कुल बेंड नहीं कर सकते हो। टेंडन्स हार्ड होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बहुत होते हैं, और क्या काम करते हैं? मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। इतना सा काम है इनका, सिंपल सा। लिगामेंट एक और कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ता है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। टेंडन्स बहुत इनइलास्टिक थे, बहुत रिजिड थे, लेकिन लिगामेंट्स आर क्वाइट इलास्टिक। लिगामेंट्स बेसिकली हमारे जॉइंट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और जैसे कभी आप ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर दो तो आराम से वो स्ट्रेचिंग आप लिगामेंट्स की वजह से ही कर पाते हो, क्योंकि ये थोड़े इलास्टिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें दो चीज़ें पढ़नी थी, टेंडन्स और लिगामेंट। दोनों के काम क्या होते हैं वो भी हमने जान लिए। अब अगले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगले कनेक्टिव टिश्यू का नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये भाई हमारे मसल्स को हमारी स्किन से जोड़ता है। मसल्स को स्किन से जोड़ने का काम करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, वाइट कोलेजन फाइबर और येलो कोलेजन फाइबर। सो ये बेसिकली बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। आपके सिलेबस में है नहीं है, मैं ऐसे ही आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये चीज़ बता रही हूँ। ओके, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम है मसल्स को स्किन से जोड़ना, हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो खाली स्पेस है उसे भरना, हमारी बॉडी में जो कैविटी है उसे भरना, खाली स्पेस में ये सब प्रेजेंट होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर मान लो किसी टिश्यू में कोई इंजरी हो गई है तो उसको रिपेयर करने का काम भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करेगा। फॉरेन टॉक्सिन्स से हमको बचाने का काम करता है ना, और मेन काम तो यही है कि स्किन को मसल से जोड़ता है। ठीक है, इतना ही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमें जानना है। अब आखिरी हमारा टिश्यू है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करता है। इस टिश्यू के सेल्स में फैट का एक बड़ा सा ओवल या फिर स्फेरिकल शेप का एक ड्रॉपलेट होता है, और एडिपोज टिश्यू हमारी स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। हमारे कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास बेसिकली ये एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारी किडनी के आसपास एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर हमारी किडनीज को प्रोवाइड करता है, ताकि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे हमारी बॉडी पर तो हमारे वो ऑर्गन्स डैमेज ना हो जाएं। ठीक है, ये काम है एडिपोज टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 5 टाइप के टिश्यूज पढ़े हमने, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम
अपने 2 बचे हुए एनिमल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को ख़त्म करेंगे। यहीं से हम वापस चालू कर देंगे, है ना। इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में अपनी नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। अभी तक जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, मेक श्योर कि आप उसे एनसीईआरटी से रीड करके ही नेक्स्ट क्लास में आएँ, ठीक है, वरना ये वीडियो देखकर ऐसे ही भूल जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को इतना ही रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।